नमस्कार। आज हम लोग प्रेमचंद और उनके कुछ विचार पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। आज ये उसकी पहली कड़ी होगी। प्रेमचंद के कुछ विचार पर चर्चा करने से पूर्व हम प्रेमचंद पर थोड़ी चर्चा कर लें, जिससे कि हम कथाकार प्रेमचंद और चिंतक प्रेमचंद को थोड़ा समझ सकें। प्रेमचंद पर क्या कहा जाए? वे कल, आज और भविष्य के रचनाकार। तभी तो हिंदी साहित्य में उनके समकक्ष कोई नहीं ठहरता। आज इतने वर्षों बाद भी उनकी लेखनी, उनके साहित्य एवं भाषा के संबंध में जब हम विचारों की पड़ताल करते हैं तो अनेकों ज्वलंत मुद्दे, जिससे उनका साहित्य समृद्ध है, हमारे इर्द गिर्द बिखरे पड़े मिलते हैं। हमारे जीवन से जुड़े अंतहीन समस्याओं पर प्रेमचंद ने लिखा है, और जीवन आज भी जीने के लायक है, वहाँ आनंद है, इसका आभास भी उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से दिया है। जब हम प्रेमचंद की चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि उनका साहित्य जहाँ हमारी विभिन्न समस्याओं से जुड़ा हुआ है, जैसे गरीबी, अमीरी, स्त्री विमर्श, दलित स्त्री, बेरोजगारी, सामाजिक कर्मकांड या धार्मिक कर्मकांड, अशिक्षा, राजनीतिक अज्ञानता, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और शोषण, ऐसी अंतहीन समस्याएं हैं। समसामयिकता की दृष्टि से प्रेमचंद का संपूर्ण साहित्य एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह ऐसी जगह है जहाँ हर संवेदनशील और सच्चा इंसान अपने को जुड़ा हुआ महसूस करता है। समस्याओं का तत्क्षण समाधान न भी मिले, किंतु वहाँ वैचारिक चेतना तो उनकी रचनाएं जगाती ही हैं। अतः मूर्त और अमूर्त दोनों रूपों की चर्चा प्रेमचंद के साथ करनी होगी हमें। ऐसे अनेक विषय प्रेमचंद से पहले भी थे और उनके जाने के बाद भी हैं, किंतु उनके विषय चुनाव की विविधता हिंदी साहित्य को संपूर्णता देती है। भ्रमवश प्रारंभ में उन्हें प्रोपोगेंडिस्ट कहा गया होगा और उन्हें अस्वीकारने की कोशिश भी की गई, जो आज तक बीच बीच में ऐसी भावना उभरती ही रहती है। किंतु सही मायने में प्रेमचंद का लेखन तो एक भाव है जो सबके अंदर निहित है, जिसके प्रभाव को न दबाया जा सकता है, न छिपाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ अनुभूत सत्य है। प्रेमचंद एक नाम ही नहीं, एक युग है जो उनके समूचे साहित्य में पसरा हुआ है। आधुनिक युग में अपने साहित्य के माध्यम से भारतीय जनमानस में यथार्थ और आदर्श का जो लोक मंगलकारी रूप उन्होंने प्रस्तुत किया है, वह अन्यत्र आपको नहीं मिलेगा। समन्वय, शांति, स्वतंत्रता, प्रेम, स्वाभिमान आदि को स्थापित करने वाले एक खालिस, शुद्ध जिसे कहा जाए, संवेदनशील कलाकार प्रेमचंद थे। साहित्य के संबंध में उनकी स्पष्ट मान्यता थी कि जो कुछ भी लिख देना साहित्य नहीं है। साहित्य उसी रचना को कहेंगे
जिसमें कोई सच्चाई हो, जिसमें दिल और दिमाग पर असर डालने का गुण हो, क्योंकि साहित्य वही है जो हमारी सुरुचि को जगाए, मानसिक और आध्यात्मिक तृप्ति दे, हम में सौंदर्य और प्रेम को जगाए, हम में सच्चा संकल्प और कठिनाइयों पर विजय पाने की दृढ़ता उत्पन्न कराए। साहित्य ये है। और उन्होंने यह भी कहा कि साहित्य कोई मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि वह जीवन की आलोचना है। साहित्य गंभीर और उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य व्यापार है और इसके ईमानदार निर्वहन में आनंद की प्राप्ति अनायास ही होती रहती है। सहज रूप से प्रेमचंद जैसे सहज कथाकार थे। आप रचनाओं को पढ़ें, आपको सहज ही आप अपने आप से उसे जोड़ लेंगे। आप नहीं चाहेंगे फिर भी आप जुड़ जाएंगे। प्रेमचंद ने इसीलिए साहित्य के मूल में आनंद को माना है। अभिप्राय रस किंतु साहित्य में यथार्थ और आदर्श भी रहे। कोरा यथार्थ तो इतिहास है जो आत्मिक आनंद नहीं देता, और कोरा आदर्श कल्पना है जो सत्य प्रतीत नहीं होता। आदर्श और यथार्थ की उन्होंने अनेकों व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं। उनका कहना था कि आदर्शवाद हमें उठाकर मनोरम स्थान पर पहुंचा देता है, किंतु हम वहां ऐसे चरित्र का निर्माण करते हैं जो सिद्धांतों की मूर्ति है, लेकिन जिसमें जीवन का अभाव है। उन्होंने कहा है, किसी देवता की कामना करना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसमें प्राण प्रतिष्ठा करना कठिन है। वैसे भी कला के लिए का समय वह होता है जब देश सुखी संपन्न हो, और आज ऐसा कोई देश दिखलाई नहीं देता। प्रेमचंद के लिए भी वर्तमान से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं था, और आज भी जब हम उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं तो लगता है कि हम उसी काल में हैं। वैसी ही समस्याएं हैं, वैसी ही घटनाएं घट रही हैं, वैसा ही सब कुछ है, और तभी साहित्यकार की लेखनी जिंदा रहती है, आबाद रहती है। कथा साहित्य के संबंध में भी उनके विचार बहुत स्पष्ट थे कि प्राचीन काल के धार्मिक ग्रंथों में जो साहित्य है, जैसे महाभारत है, उपनिषद, बुद्ध जातक कथाएं, बाइबल के पैराबल्स में ज्ञान और तत्व चिंतन की बात जिस सरलता से समझाई जाती थी, वही आज भी जीवित है, क्योंकि उसका अभिप्राय, उसका उद्देश्य जो था वह मात्र मनोरंजन नहीं था उन पुरानी कथाओं का। दूसरी ओर साहित्य में जीवन के यथार्थ का नंगा कुत्सित बदांत रूप ही रहे, जैसा कि यथार्थवादी चाहते हैं, तो साहित्य का मूल उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा। हमारा प्राचीन साहित्य आदर्शवाद का ही समर्थक है, किंतु उसमें सत्य का ऐसा समन्वय हो जो अपने से अलग प्रतीत न हो। साहित्य हमसे जुड़ा रहे, हमसे अलग ना रहे, इस पर गौर करना। और प्रेमचंद साहित्य को इसीलिए समाज का दर्पण ही नहीं, दीपक भी मानते थे, जिसका कार्य मार्ग प्रशस्त करना होता है। उनका संपूर्ण साहित्य मनुष्यता का है। समाज के प्रथम से अंतिम व्यक्ति की कथा पूरी संवेदना के साथ वहाँ विद्यमान है।
मनुष्य के मर्म तक, उसके हृदय की गहराई तक पहुँचने की और उसे अनुभव करने की, उसे जीने की अद्भुत कला प्रेमचंद में थी, जो उनकी रचनाओं को अत्यंत ही प्रिय बनाती है। प्रेमचंद को अपने विरासत से मनोरंजन प्रधान साहित्य मिला। तिलस्म की दुनिया से निकालकर उन्होंने साहित्य को ठोस धरातल पर खड़ा कर दिया और साहित्य समाज से जुड़ गया। विषय और शिल्प का अद्भुत समन्वय, उनका भोगा हुआ सत्य और उनकी यथार्थ और कल्पना के बल पर प्रस्तुति आश्चर्य में डालती है। आप पढ़ें, उसे जरूर पढ़ें, वो आश्चर्य विस्मित करेगी आपको। राष्ट्रीय आंदोलन से सर्वसाधारण को जोड़ने का प्रयास उन्होंने किया और साहित्य को जनता का विषय बनाया। यह सही है कि प्रेमचंद के आगमन के बाद ही हिंदी साहित्य भारतीय जीवन को निकट से देखने का साहस कर सकी। उसके पहले कल्पना और अय्यारी की दुनिया में साहित्य गोते खा रही थी। प्रेमचंद के उपन्यासों के प्रमुख 4 वर्ग हैं। आप उसे इस तरह समझें: सुधारवादी, सामाजिक, राजनीतिक और समस्या प्रधान। यह सही है कि उनकी संवेदनशीलता उन्हें महलों से पहले गरीब की कुटिया तक ले जाती है। गरीबी, शोषण, अशिक्षा से झुलसी भारतीय आत्मा को उन्होंने पहचान लिया था। इसलिए समाज के किसी भी वर्ग के लिए उनके मन में घृणा नहीं थी। समाज की एक स्वस्थ तस्वीर थी जिसके अनुसार वे समाज में सुधार लाना चाहते थे। इस मायने में उन पर मार्क्सवाद और गांधीवाद और आर्य समाज का प्रभाव देखा जा सकता है, किंतु यह स्पष्ट रहे कि प्रेमचंद को किसी वाद के दायरे में नहीं बांधा जा सकता। वास्तव में वे एक मानवतावादी रचनाकार थे जिनके हृदय में इंसानियत थी और एक सच्चा इंसान समाज में कैसे जी सकता है, इसका भरपूर प्रयत्न उन्होंने किया। हम देखें कि मध्यकाल में जिस धार्मिक कर्मकांड एवं सामाजिक कुरीतियों का कबीर ने विरोध किया था, वह हमें प्रेमचंद में भी मिलता है। जब वे वर्ण व्यवस्था, धार्मिक अंधविश्वास, गरीब, किसान और मजदूर की बात करते हैं। 1917 के लगभग उनका प्रेमाश्रम नामक उपन्यास प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि सोवियत रूस एक ऐसा देश है जहां किसान और मजदूरों की शासन व्यवस्था चल रही है, और इस बिना पर यदि मार्क्सवादियों को ऐसा प्रतीत होता है कि प्रेमचंद उनके हिमायती थे, तो इसमें परेशानी कैसी है? प्रेमचंद मार्क्सवादी थे अथवा नहीं, इसका आज औचित्य ही क्या है? यह सही है कि प्रेमचंद ने राजनीति पर बहुत कुछ अपने उपन्यासों में लिखा, किंतु इस बिना पर उन्हें राजनीतिक कथाकार भी नहीं कहा जा सकता। और मुझे तो लगता है प्रेमचंद को किसी वाद में न घसीटकर उन्हें साहित्यकार ही समझना संगत होगा। क्या यह सत्य नहीं है कि कोई भी सच्चा साहित्यकार अपने इतिहास से प्रेरणा और वर्तमान से अनुभव ग्रहण करता है? वह सामाजिक प्राणी है जो वातावरण से प्रभावित हो भोगा हुआ सत्य ही संप्रेषित करता है। अतः प्रेमचंद का वातावरण एवं युगीन परिस्थितियों से प्रभावित होना स्वाभाविक है।
आज ऐसे अनेक आलोचक प्रेमचंद की तुलना समकालीन भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों से करते हैं और उन्हें प्रेमचंद साहित्य में कला की बारीकियां और सूक्ष्मता कम नजर आती है। ऐसा हो भी सकता है, किंतु प्रेमचंद ने भारतीयता और राष्ट्र प्रेम का जैसा व्यापक विस्तार तथा तत्कालीन राष्ट्रीय समस्याओं का जैसा गंभीर निदान प्रस्तुत किया है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। जहां हिंदुस्तान के अन्य साहित्यकार क्षेत्रीय समस्याओं में उलझे रहे, वहां प्रेमचंद ने भारतीय जनता में जागृति का संदेश पहुंचाया। आपको स्मरण रहे कि हम तब गुलाम थे। निसंदेह तुलसी की तरह प्रेमचंद का साहित्य संपूर्णता का है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन स्मरण हो आता है, भारत का आधुनिक इतिहास यदि नष्ट हो जाए और प्रेमचंद का साहित्य ही सिर्फ बचा रहे, तो भारत का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक इतिहास पुनः लिखा जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि पूरा भारतीय वाङ्मय प्रेमचंद में समाहित है। पिछले खासकर पिछले 2.5 दशक से दलित विमर्श, स्त्री विमर्श और दलित स्त्री विमर्श बेहद संवेदनशील चर्चा का विषय रहा है। प्रेमचंद ने इन विषयों पर भी लिखा है, किंतु इसे अलग अलग रेखांकित नहीं किया है। आज हम इतने अधिक संवेदनशील और बाल की खाल निकालने वाले हो गए हैं कि शोषण को हम भिन्न भिन्न खानों में बांट देते हैं। शोषण तो शोषण है, लेकिन हम उसे बांटते हैं। दलित शोषण, सवर्ण शोषित स्त्री, दलित शोषित स्त्री आदि आदि। किंतु पढ़े लिखो द्वारा अनपढ़ का शोषण आज भी मुद्दा क्यों नहीं बना? ऐसी चीजें आज तक क्यों छूटती रही है? क्या हम रोज के रोज जीवन में नहीं देखते कि आज का शिक्षित समाज अपने से कमतर को और अनपढ़ लोगों का शोषण लगातार करता आ रहा है। शोषण के विरोध में मार्क्स और अंबेडकर 2 ऐसे विचारक रहे हैं जिन्होंने समाज को बदलने का प्रयास किया। मार्क्स ने जहां आर्थिक शक्ति और समानता को महत्व दिया, वहीं अंबेडकर ने सत्ता का हस्तांतरण, सम्मान और समान अधिकार में स्वस्थ समाज को निर्मित होते देखा। प्रेमचंद साहित्य में यह दोनों रूप विराजमान है। प्रेमचंद पर यह आरोप है कि हिंदूवादी सोच के कारण उनके दलित पात्र कमजोर, दीनहीन, डरपोक, कामचोर और आलसी हैं। किंतु मैं ऐसा समझती हूँ कि लेखक जो है वह परिवेश से भी संचालित और प्रभावित होता है। अपने लेखन के द्वारा दलित साहित्य को उन्होंने एक रूपरेखा दी, एक पड़ाव दिया, चिंतन का विषय बनाया, प्रारंभ किया उस पर सोचना। वह नींव का पत्थर है जिसे आज का दलित विमर्श नकार कर सार्थक नहीं हो सकता कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। वह सिंगूर हो या गोपालपुर या हिंदुस्तान की बहुत सारी जगह, सूरदास का संघर्ष तो आज भी जारी है। अमूमन अक्सर ऐसा होता है कि साहित्य प्रेमी जो हैं वो विचलित हो जाते हैं
बहुत बार ऐसा होता है कि आपके प्रिय जो रचनाकार हैं उनकी बहुत आलोचना होने लगती है, उन पर किसी संप्रदाय विशेष के द्वारा, किसी विचारधारा के द्वारा, किसी वाद विशेष के प्रभाव में आकर लोग उसका विरोध करने लगते हैं। करने दीजिए विरोध, क्या किया जाएगा। बहुत सारी कहानियों को लेकर, उनके उपन्यासों को लेकर, जैसे निर्मला है, रंगभूमि है, कोई विवाद खड़ा किया गया और यहाँ तक हुआ कि उनकी रचनाओं को भी जलाया गया। कभी कभी होता है ना कि हम जोश में होश खो बैठते हैं, लेकिन हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि अमीर खुसरो, विद्यापति, कबीर, तुलसी और अनेकों साहित्यकार जो आज जीवित हैं, वह हमारे पाठ्यक्रमों के कारण नहीं है, बल्कि साहित्य के कारण वे जीवित हैं और जन जन में बसे हैं। क्योंकि बहुत सी ऐसी रचनाएं हैं जो हमारे ग्रामीण जीवन के लोग, ग्रामीण लोग जो इतने शिक्षित नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उन रचनाओं को, उन कवियों को जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, आनंद लेते हैं। इसीलिए घबराने की कोई बात ही नहीं है। भारतीय साहित्य में राजनीतिक संघर्ष, सामाजिक परिवर्तन और नए भारत के निर्माण में प्रेमचंद साहित्य की जो भूमिका रही है वह निर्विवाद है। आज भी वह प्रज्वलित दीप शिखा सी हमारा मार्ग प्रशस्त कर रही है और जब तक संसार में गरीबी, वर्ण व्यवस्था, अत्याचार, शोषण, कर्मकांड, आडंबर और अंधविश्वास रहेगा, प्रेमचंद साहित्य की उपयोगिता बनी रहेगी। वह हमें प्रेरित, संचालित और ऊर्ध्वगामी बनाता है, क्योंकि प्रेमचंद का लेखन जितना विशाल है, उनकी रचनात्मकता उतनी ही विकसित थी। उनकी लेखन प्रतिबद्धता विविध थी, जिसमें चलकर हमारा समाज स्वस्थ, जागरूक और विकासशील बन सका। प्रेमचंद साहित्य में सामाजिक चेतना को प्रस्तुत करने का आग्रह है, जो भारतीय जीवन को उसकी समग्रता में प्रस्तुत करता है। हम देखें प्रेमचंद को तो उसका महत्व उनकी लोकप्रियता में भी है। आज भी भारतीय कथा जगत में वैसा संपूर्ण साहित्यकार दूसरा कोई नहीं। यह हमारी राजनीतिक पार्टियों की उथली सोच का परिणाम है कि हम इतिहास और साहित्य की अनुकूल बातों को गिरह बांधते हैं और प्रतिकूल को अस्वीकार। और विडंबना यह भी है कि हम इतिहास को अपने मतानुसार लिखना चाहते हैं। यह गंभीर संकट का संकेत है कि हम अपने इतिहास को नकारने का दुस्साहस करने लगे हैं। यदि प्रेमचंद की रचनाओं को, उनके खासकर उनकी रचना कुछ विचार को पढ़ें तो हम समझेंगे कि आज 100 वर्ष बाद प्रेमचंद से उन्हें ही बैर हो सकता है जो यह नहीं चाहते कि भारतीय समाज से वर्षों पुरानी जाति व्यवस्था, धार्मिक रूढ़िवादिता और अंधविश्वास समाप्त हो, शोषितों का उत्थान हो, मजदूरों का ख्याल रखा जाए, उनकी सुध ली जाए और उनका जीवन स्तर बेहतर हो। भारतीय समाज राजनीतिक और आर्थिक रूप से उन्नत राष्ट्र बने, यह प्रेमचंद की कल्पना थी। क्या आज
ऐसा हुआ है। यह सत्य है कि प्रचार का जो साहित्य होता है वो अल्पजीवी होता है, थोड़े दिनों के लिए होता है। प्रेमचंद जैसे सर्जक के लिए यह सब अनावश्यक है। उनके विचार तो एक अजस्र ज्ञान धारा है जिसमें हमारा जीवन समाहित है। अतः प्रेमचंद को पढ़ा जाए, प्रेमचंद को समझा जाए, और प्रेमचंद को जब आप पढ़ेंगे तो आप उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे। आपके सोचने का नज़रिया, आपको जीवन जीने का नज़रिया, उसमें परिवर्तन आएगा। आज के लिए इतना ही। अगली वार्ता में हम लोग कुछ विचार पर सीधे आएंगे और कुछ विचार जो उनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है उसमें प्रेमचंद ने साहित्य के विभिन्न विषयों पर, जो खासकर भाषा को लेकर और साहित्य को लेकर जो उनके विचार थे कि इसका विकास कैसे हो सकता है, इसकी स्थिति अभी कैसी है, हम उसमें क्या परिवर्तन ला सकते हैं और लाना चाहिए, इस पर उन्होंने चर्चा की है। तो अगले बार हम लोग कहानी कला भाग 1 और कहानी कला भाग 2 जो आपके पाठ्यक्रम में है उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।